हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट पैसेज में हमने किया था कि किस तरह से जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, वो किस तरह से कॉफ़ी उस पर मिला करते थे और वो क्या जो है वो कल्चर को फ़ॉलो करते थे। वो गांधी और खादी के फ़ैन थे, तो वो गांधी और खादी के क्लोथ्स पहना करते थे, सिर्फ एक्सेप्ट लीगल एडवाइज़र। तो नेक्स्ट अब हमारा फिर से इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है इस नेक्स्ट हमारे पार्ट के अंदर। अब क्या था, व्हेन फ्रैंक बिचमैन मोरल रीआर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम इन 1952। अब क्या हुआ कि फ्रैंक बुशमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी। ये लगभग 200 लोगों की जो है वो 200 इसमें लोग हुआ करते थे, ग्रुप था, इनकी एक पूरी आर्मी थी। तो ये मद्रास में कभी इन्होंने विजिट किया था 1952 में। तो लेकिन इनको इंडिया में किसी ने इतना वार्म वेलकम नहीं किया, किसी ने इतना होस्ट नहीं किया, लेकिन इनको और किसी ने तो इसको इंटरनेशनल सर्कस तक कहा है। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन ट्रैपेजे एंड देयर इक्वेटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली अ डिनर टेबल। तो ये क्या थे, ये ऐसा ग्रुप था, एक ऐसी आर्मी थी जो कि जैसे कोई इसे सर्कस कहता था, लेकिन ये जो गुड नहीं थे ट्रैपेजे यानी कि एनिमल्स को डील करने में। जैसे कि सर्कस में आप देखते हैं कि एनिमल से किस तरह से पिंजरे में जैसे रिंग में लॉयन को जो है वो कराया जाता है, ट्रीट किया जाता है, लेकिन इनकी एनिमल्स के साथ एक्वेटेंस जो थी वो ज़्यादा गुड नहीं थी। इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल मैनर्स में दो लेकिन प्ले किए हैं जो कि बहुत ही फेमस रहे। काफ़ी लोगों ने, पॉपुलर हुए लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। फर्स्ट वन पैसेज था जोथम वैली और सेकंड था फॉरगॉटन फैक्टर। तो ये मद्रास के अंदर काफ़ी टाइम तक चले और जो है जेमिनी फैमिली ने लगभग काफ़ी अच्छी ऑडियंस मिली इसको। 600 जेमिनी फैमिली की इन लोगों ने इसको देखा, इसको ओवर एंड ओवर अगेन। अब इन मैसेजेस का, इन प्लेस का मैसेज क्या था? तो मैसेज ऑफ प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। तो बहुत सिंपल इनके मैसेज हुआ करते थे। कोई बहुत ज़्यादा इनके मैसेज नहीं थे, नॉर्मल कॉमन मैसेज हुआ करते थे, मॉरल मैसेज थे। अब लेकिन जो खास बात ये थी वो ये थी कि जो इनके सेट्स और जो कॉस्ट्यूम्स थे वो बहुत फर्स्ट रेटेड थे। जो मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी वो इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुई। और फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनराइज इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विद बेयर स्टेज। अब यहाँ पर क्या होता कि तमिल और जो ये हमारे प्लेस थे, ड्रामा प्लेस, वहाँ पे भी क्या होता था कि सनराइज़ और जो सनसेट हुआ करता था, उसको जोथम वैली में किस तरह दिखाया गया, जो सनराइज़ और सनसेट के सीन हुआ करते थे। उन्होंने बहुत ही बेयर स्टेज पर वो क्या करते, वाइट बैकग्राउंड लगा देते, वाइट बैकग्राउंड में कर्टन लगा देते और ना मॉर्निंग में फ्लूट चल जाया करती थी, बांसुरी बजा दिया करते थे, बांसुरी की धुन और पीछे वाइट बैकग्राउंड। तो यूँ लगता है कि जैसे कि सनराइज़ हो रहा है। जैसे आप दूरदर्शन चैनल पे कभी हम छोटे हुआ करते थे तो आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में ऐसे-ऐसे आते हैं, बांसुरी वादन और सनराइज़ निकल रहा है, तो मॉर्निंग का सीन पीछे से सीनरी दिखा देते हैं, ग्रीनरी, नेचर या सन स्पेशली दिखा देते हैं और बांसुरी बजाते हैं, तो यहीं से ही क्लियर हो जाता है कि जो है वो मॉर्निंग का है। मैं जब छोटी थी डीडी 1, डीडी 2 चैनल हुआ करते थे, उन पे ये सब चीज़ें देखा करते थे। इट वाज़ सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न्ड दैट एमआरए वाज़ ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज़्म एंड द बिग बॉस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। अब क्या हुआ, अब मुझे कुछ सालों के बाद मुझे ये पता चला, आई लर्न्ड, यहाँ पे आई कौन है, बार-बार आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अशोक मित्र अपनी बात कह रहे हैं तो उनको ये पता चला कि जो एमआरए था, यानी कि जो रीआर्मामेंट आर्मी थी, ये एक काउंटर मूवमेंट चला रही थी इंटरनेशनल कम्युनिज्म के जो है वो प्रोटेस्ट में। लेकिन जो बिग मद्रास के जो बिग बॉस थे हमारे मिस्टर एस एस वासन, जो जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे, इन्होंने उन प्लेस को अपने हाथों में ले लिया। आई एम नॉट हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस फॉर द अनएजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम, एमआरए और नो एमआरए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अशोक मित्र, मुझे इन बातों से कोई भी अनचेंजेबल रहता था, मेरे को इसके अनचेंजेबल पहलू जो एक्सपेक्ट जो समझ नहीं आते थे। तो अब मैं जो जैसा रही, बिग बॉस हो या एंटरप्राइजेज हो, एमआरए हो, नो एमआरए हो, कम्युनिज्म हो या नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो, इन चीज़ों पर उन्होंने कभी मतलब ज़्यादा वो नहीं किया, डील नहीं किया, फोकस नहीं किया। लेकिन जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ था, ये जो है काफ़ी अच्छा, नाइस टाइम होस्टिंग रहा है, लगभग 200 पीपल थे और काफ़ी अच्छी इनको मिली है, अच्छी ओपनिंग मिली वहाँ पे इनको। लगभग 20 नेशन एटलीस्ट इन्होंने जो है वो के आगे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इट वाज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन और बहुत अच्छी कलेक्शन मिली जो प्ले हुए थे जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, जो प्ले वहाँ पर मद्रास में परफॉर्म किए गए जेमिनी स्टूडियो के अंदर, इनको बहुत अच्छी ओपनिंग मिली, क्राउड काफ़ी ज़्यादा रही, कलेक्शन बहुत अच्छी उनकी क्राउड शूटिंग की। और ऑफिस बॉय का काफ़ी बिजी रहा, क्योंकि आपको पता ही है लास्ट में बताया गया था कि ऑफिस बॉय का काम क्या होता था, क्राउड प्लेयर जो हुआ करते थे क्राउड शूटिंग के दिनों में, उनको स्लैप करना होता था, मेकअप
क्राउड के ऊपर। तो वो भी बहुत बिजी रहा क्योंकि क्राउड शूटिंग होगी तो डेफिनेट उनको भी मेकअप की रिक्वायरमेंट होती है। अ फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइंस ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास। अब क्या हुआ कि कुछ महीनों के बाद बिग बॉसेस मद्रास की और जेमिनी स्टूडियो में बेल बजती है, फ़ोन आता है। और वो फ़ोन किस चीज़ को लेकर आता है? वंस अगेन वी हैड क्लियर जेमिनी स्टूडियो, क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। अब हमें पता चला कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक और गेस्ट आने वाला है और उसका हमें उसका वेलकम करना है। तो सब इस तरह के कहने लगे कि ये कोई क्या होगा? ये कोई पोएट होगा। ठीक है, तो ये कोई पोएट होगा, इंग्लैंड से कोई पोएट होगा। सभी वहाँ पे इंग्लिश पोएट को बहुत ज़्यादा मानते थे। ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपली जर्मनी स्टाफ न्यू। जितना भी जर्मनी स्टाफ ने सुन रखा था, पता था उनको, वो जानते थे वर्ड्सवर्थ के बारे में, टेनिसन के बारे में, जो कि अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने बैचलर और मास्टर्स कर रहे हैं जो बच्चे। तो आगे जब आप जाओगे फर्दर अपने कॉलेज में, तो आप इन चीज़ों को पढ़ोगे कि बहुत अच्छे राइटर्स थे। जॉन कीट्स आपने अभी भी पढ़ा होगा। तो जॉन कीट्स, शैले, बैरन और बहुत सारे हैं। ऐसा कोई नाम होगा, मे बी इलियट हो सकता है। तो कौन विजिट कर रहा है? एक ही जो है वो डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ था कि जेमिनी स्टूडियो में कौन विजिट करने वाला है। ही इज़ नॉट पोएट, ही इज़ एन एडिटर। तो पता चला कि वो कोई पोएट नहीं है, वो तो एडिटर है। और इसलिए बॉस बहुत बड़ी रिसेप्शन दे रहे हैं। अब जो वासन थे, जो वासन जो खुद थे, वो क्यों बड़ी रिसेप्शन दे रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके फील्ड का है, वो भी तो एडिटर रह चुके होते हैं। वो एडिटर रह चुके थे पॉपुलर तमिल वीकली के आनंद विकेतन के। तो ही वॉज नॉट एडिटर ऑफ एनी, लेकिन अब मद्रास पब्लिकेशन में ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन मद्रास। लेकिन जो एडिटर आ रहा था वो मद्रास के अंदर किसी ब्रिटिश पब्लिकेशंस का एडिटर नहीं था, ऐसा जेमिनी स्टूडियो में पता चला। सीन्स द टॉपमैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव। जैसा कि हिंदू में हिंदू उस टाइम काफ़ी फेमस था। लेकिन उस तरह का या कोई डेली और कोई एडिटर, डेली न्यूज़पेपर जो बहुत फेमस हो उसका एडिटर था, उनका नहीं था। बट नॉट, ना ही मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम्स का था। तो ये किसका था? ऐसा हमें बताया गया कि इनका तो एडिटर नहीं है वो। एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून हमें क्या पता चलता, द पोएट जो वो आने वाला है, या जो भी वो एडिटर, हम किसको क्या बोलने वाले हैं, तो वो आने वाला है और वो आ गया। राइट, ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। लेकिन वो कैसा है? वो टॉल है, इंग्लिश है, सीरियस टाइप का है, लेकिन हम तो जानते ही नहीं है उसको। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टल फैन ऑन द शूटिंग स्टेज। अब शूटिंग स्टेज पर पेडिस्टल्स फैन लगे हुए हैं डजन्स। तो अब जो है वो बॉस सबसे पहले रीड करते हैं, अपनी एक लॉन्ग सी स्पीच देते हैं, क्योंकि ऐसे स्वासन ही तो रिसेप्शन दे रहे थे ना फाउंडर जो थे उसके। इट वॉज ऑब्वियस दैट टू न्यू precious little about the note or poet the or the editor। अब जो भी है पोएट एडिटर, बाबर यहाँ पर ब्रैकेट में एडिटर को रखा गया, तो पोएट एडिटर आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो जितना वो जानते थे उनने कुछ प्रेशस से वर्ड, जितना भी जानते थे थोड़ा बहुत उनके बारे में बोल दिया। अब स्पीच जो थी बहुत जनरल टर्म्स में थी, यहाँ वहाँ से करके उन्होंने फिर भी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड, कई बार होता है ना स्पीच देनी होती है लेकिन हमें पता ना हो ज़्यादा उस बंदे के बारे में जिसको आप वेलकम करने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, भारी भरकम से कुछ वर्ड यूज़ कर दो तो आप इफेक्टिव हो ही जाती है। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही वर्ड यूज़ कर दिए, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, लाइक कुछ वर्ड यूज़ कर दिए। ही कुड नॉट हैव एड्रेस ए मोर डेज एंड साइलेंट ऑडियंस। लेकिन फिर भी जो अब ऑडियंस बहुत हैरान होकर बैठी थी, बहुत साइलेंट सी ऑडियंस साइलेंट होकर बैठी थी, क्योंकि उस बंदे के साथ ज़्यादा एक्वेटेंस नहीं रखते थे, उसको पॉपुलर नहीं था वो। तो लेकिन तो वो क्या किया, तो ज़्यादा एड्रेस नहीं कर पाए, तो कोई भी नहीं जानता था वो क्या बात कर रहे हैं। हिज एक्सेंट, उनका एक्सेंट जो था वो बहुत ही अलग ही लेवल का था, उसको अंडरस्टैंड कर पाने में उनको मुश्किल हो रही थी। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। तो इस तरह से पूरी चीज़ें 1 घंटा चली, उस पोएट ने अपनी बात बोली एंड देन पोएट वहाँ से चला गया। सभी अटर बफलमेंट में है, सभी शॉक में है, सरप्राइज़ हैं कि व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, ये इंग्लिश पोडियम इस फिल्म स्टूडियो में क्या करने आया है, ये तमिल फिल्म्स में किस तरह का बंदा आया है। तो पीपल हुज लाइफ लीस्ट अफोर्डेड दैम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। तो इस तरह का जो बंदे, अब वो कैसे उसके अंदर इंग्लिश पोइट्री को लेकर पॉसिबिलिटी है कि कुछ टेस्ट कल्टिवेट हो जाएगा, मतलब मीन्स वो सब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया, उस तरह का पोइट नहीं था। अब पोइट भी थोड़ा सा बैफल्ड था, वो भी शॉक में था। क्यों था? क्योंकि वो भी जो चीज़ें बोल रहा था, जो उसने बातें बोली हैं, वो खुद भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज मतलब नहीं बोल पा रहा, नहीं समझ पा रहा है वो क्या बोलना चाहिए उसको। तो इस तरह से जो उसकी विजिट रहती है वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह जाती है। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड में नोट एडमिटेड, बट माई कन्विक्शंस ग्रो स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट
प्रोज राइटिंग इज नोट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस। अब मैं ये मानता हूँ, अशोक मित्र कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि जो प्रोज राइटर, जो महान प्रोज राइटर होते हैं, वो कभी भी बात एडमिट नहीं करते हैं। लेकिन मेरा जो है मेरी जो कन्विक्शन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि प्रोज राइटिंग कोई आसान काम नहीं होता है और किसी जीनियस बंदे का ही जो है वो काम होता है। तो अब हमें, लेकिन जब क्यों क्यों जीनियस बंदे का काम होता है प्रोज राइटर को, देखो उसको पेशेंस रखना पड़ता है, उसको कॉन्टीन्यूसली अपनी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और उसको जो है वो कि कोई भी उसको ब्रेक ना कर सके, उसकी जो डिटर्मिनेशन है उसको ब्रेक ना कर सके क्वांटी। तो आप कोई भी देखो, आप कोई भी राइटिंग करते हैं, आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, आपने स्टोरी लिखा, आपने नॉवल लिखा, ज़रूरी तो नहीं है वो सबको पसंद आएगा, ज़रूरी तो नहीं है सभी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे आप पब्लिश करने के। आपकी नज़रों में, आपके ओपिनियन में वो दैट बुक इज़ विच यू हैव रिटन, जो आपने लिखी है वो बहुत फेमस हो सकती है, उसके वर्ड्स, उसकी स्टोरी, उसकी कहानी आपको लग रहा है बहुत अच्छी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं। एक फ़िल्म की बात ही कर लेते हैं हम, कोई फ़िल्म है आपको अच्छी लगी है, बहुत फेमस जा रही है, कुछ अवार्ड भी मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो बहुत सारी ऑडियंस को पसंद ना भी आए। तो इस तरह से यहाँ पर अशोक मित्र कह रहे हैं कि जो राइटर बंदा होता है, जो राइटर होते हैं, वो ऑथर्स होते हैं, उनको ज़रूरी नहीं उनकी सब चीज़ें सबको पसंद आएँ। ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, कि अगर उनकी कोई चीज़ रिजेक्ट हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो तुरंत एक नई कॉपी बनाते हैं, लॉन्ग प्रोज पीस लिख कर ले जाते हैं और दूसरे एडिटर को भिजवाते हैं, और पोस्टेज रिटर्न, पोस्टेज रिटर्न पोस्टेज के साथ ही, कि ताकि अगर उनका रिजेक्ट हो जाए तो उनको वो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट उनको वापस मिल सके। तो इट वाज सच फॉर पीपल दैट हिंदू हैड पब्लिश अ टीनी अनाउंसमेंट। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, यहाँ से फिर से टॉपिक चेंज हो रहा है कि वो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद हिंदू में एक टीनी सा अनाउंसमेंट पब्लिश होता है, वो भी सी इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में एक अनइम्पॉर्टेंट से पेज पर आता है। और वो क्या था, वो था एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट था, जो कि एनकाउंटर नाम की जो न्यूज़पेपर थी, पीरियोडिकल जो मैगज़ीन थी, वो ये करा रही थी। तो ऑफ़ कोर्स अब एनकाउंटर तो हमारे लिए पॉपुलर वर्ड नहीं था, हम इसको लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, तो मुझे फिर से अब इच्छा होती है कि मैं जानूँ। तो अब इस चीज़ के बारे में कहाँ से पता चल सकता है? इसके बारे में कहीं लाइब्रेरी में जाकर पता चल सकता है। तो उन दिनों क्या था, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एक एंट्रेंस हुआ करती थी, जहाँ पे विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेस नहीं हुआ करते थे, जो आपको, आप किसी फॉरबिडन एरिया में आराम से ईज़िली फ्रीली जा सकें। तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे इनकाउंटर मैगज़ीन की कॉपीज़ थी। तो वो देखते हैं, जाकर पढ़ते हैं, लेकिन फ्रेश पड़ी हुई थी, लोगों ने उसको अनटच कर मतलब टच भी नहीं कर रखा था, रीडर्स ने पढ़ते ही नहीं थे उसको। लेकिन जब मैंने जाकर देखा, अशोक मित्र को बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो उन्होंने देखा कि इनकाउंटर कौन-सा मैगज़ीन है, कौन-सा न्यूज़पेपर है, मैं इसको जाके देखता हूँ, सर्च करता हूँ और इसमें शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट है, बोली क्या चीज़ है ये? तो जब वो उस लाइब्रेरी में गए, उन्होंने क्या देखा कि उसके ऊपर एडिटर का नाम क्या लिखा हुआ है, वो मेरे दिमाग की घंटी बज गया, आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माय श्रोकन हार्ट, इट वाज़ अ पोएट। और ये वो कौन-सा पोएट था पता है? आप गेस कीजिए कौन-सा पोएट था? ये वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियो में विज़िट करने आया था, येस। तो मुझे तो लगा जैसे मेरा कोई खोया हुआ, बिछड़ा हुआ मुझे भाई मिल गया है। आई सील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज़ एड्रेस, मैंने लिखा उसका। आई फेल्ट दैट ही वुड बी सिंगिंग, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं लेटर लिखकर उसको पोस्ट कर रहा हूँ और मेरी लेटर पढ़ के उसको भी ऐसा फ़ील होगा जैसे फ़िल्मों में बिछड़े हुए भाई जब मिलते हैं तो सेम गाना बजता है दोनों के पीछे रील में। अब उसका नाम क्या था? आप शॉक होंगे सुन के। और अभी आप 12th में हैं, ये जो लेसन कर रहे हैं, तो अब जब कभी ये लेसन या इसका नाम पढ़ेंगे तो आप और खुश होंगे, आप याद करेंगे मुझे कि आपने ये नाम सुन रखा था, और वो जाने उसका नाम क्या था पोएट का, स्टीफन स्पेंडर हिज वाज नेम। एंड ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद जेमिनी स्टूडियो के अंदर वो मैं अब नहीं रहा था, मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर हो गया था अशोक मित्र। तो लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास टाइम बहुत था लेकिन मनी नहीं था। तो अब मैं, कोई भी कम कीमत मुझे अट्रैक्ट कर सकती थी। तो एक बार फुटपाथ पे जा रहे होते हैं मद्रास के अंदर ही, माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि वहाँ पे अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। हम बेटा यहाँ पर हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस टॉपिक पे चल रहे हैं हम। तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे लो प्राइस जो है वो स्टूडेंट एडिशन जो है वो आया हुआ है।
तो क्या नोटिस करते हैं कि जब फुटपाथ पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे कुछ बुक्स का पाइल लगा हुआ था, ढेर लगा हुआ था, ब्रांड न्यू बुक्स थी और जो कि 50 पैसे में मिल रही थी। एक्चुअली वो सेम बुक की कॉपीज़ थी और अमेरिकन ओरिजिन थी वो, और स्टूडेंट के एडिशन का उन्होंने स्पेशल लो प्राइस रखा हुआ था। और वो क्या था, वो रशिया में जो वो जो कम्युनिज़्म को लेकर रेवोल्यूशन चल रहा था ना, उसकी 50th एनिवर्सरी पर थी। तो मैंने भी 50 पैसे पे कर दिए कि चलो ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, और एक कॉपी उठा ली। और उस कॉपी बुक का नाम था द गोड दैट फेल्ड। तो 6 एमिनेंट जो है मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट, वहाँ पे उसमें 6 ऐसे थे, डिस्क्राइब कर रखे थे उनकी जर्नी के बारे में कि किस तरह वे कम्युनिज्म में गए और किस तरह से उनकी डिसएल्यूजन हो गए, फिर वो रिटर्न वापसी आई, कि किस तरह से वो कम्युनिज्म के में ट्रैप हुए थे और वहाँ से वापस भी आ गए। उसमें से ये जो 6 उसके राइटर थे, 6 ऐसे के बीच में एंड्री गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सेलॉन, ऑर्थर कोस्टर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर याद आ रहा है ना बहुत कुछ अब आपको स्टीफन स्पेंडर के बारे में सुन के। तो जो उन्होंने वो 6 नॉवेल्स जो लिखे हुए थे, सॉरी 6 ऐसे लिखे हुए थे, उन 6 राइटर में से एक का नाम स्टीफन स्पेंडर भी था। अब स्टीफन स्पेंडर सबको कुछ याद है जिन्होंने जैमनी स्टूडियो के अंदर विजिट किया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय हेजी इल्यूमिनेशन। तो अब अचानक से मेरे उस अंधेरे छाए हुए दिमाग में बत्ती जली और मुझे पता चला, ओ तो स्टीफन स्पेंडर का ये था मोटिव वहाँ पे आने का, वो कुछ कहना चाहते थे, वो कम्युनिज्म को लेकर बात करना चाहते थे। और देखो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी लिखा है। तो रिएक्शन टू द स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। तो इस तरह से उनका आना मिस्ट्री नहीं था। अब मेरे दिमाग की बत्ती जली ना, कहते हैं ना कई बारी कोई चीज़ें हमें एट द टाइम समझ में नहीं आती हैं, कोई कुछ बात बोल के चलाता है, कोई समझा के चला जाता है आपको आपकी लाइफ में इनडायरेक्टली, तो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब आपके साथ वो चीज़ होती है, आप उसको रियलाइज़ करते हैं कि ओ ऐसा करना चाहिए था, या आपको कई बार ओ मुझे तो वहाँ से क्लू मिला था, यस। तो इस तरह से वो भी क्लू देने ही आए थे एक्चुअली। तो जो बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो में नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद दिस गॉड दैट फेल्ड। लेकिन अब जो बॉस जेमिनी स्टूडियो के वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए स्पेंडर की पोएट्री के साथ, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं कर पाए, गॉड दैट फेल्ड। इस बुक ने हमें बहुत कुछ समझा दिया, सिखा दिया, और इस बुक के थ्रू मुझे अशोक मित्र को यहाँ पे आने का उनका जो है वो मकसद क्लियर हो गया। तो आई होप ये लेसन कंप्लीट हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा ईच एंड उसका हर वर्ड, हर जो है वो लाइन। आई होप कि आपको एग्जाम पर्पस के हिसाब से भी इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट और सम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।